नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन का वजन लगभग 1000 टन से भी ज्यादा होता है और ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। इतनी भारी ट्रेन इतनी तेज रफ्तार के साथ में ये कैसे दो पतली जो है पटरियों के ऊपर दौड़ती है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। देखेंगे इसके पीछे क्या साइंस है, क्या इंजीनियरिंग है, कैसे ट्रेन दौड़ती है इन पटरियों पे, ट्रेन कैसे चलती है, हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन की कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि शुरुआत अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हम कैसे समझेंगे। तो ट्रेन की अगर बात किया जाए शुरुआत, तो शुरुआत में जो थी, स्टार्टिंग में जो ट्रेन थी, जैसे कि आज के समय में जो ट्रेनें चलती हैं, इस प्रकार की स्टार्टिंग में ट्रेनें नहीं थी। स्टार्टिंग में जो थी घोड़ों से भाप तक, अर्थात शुरुआत की जो ट्रेनें थी वो सबसे पहले ट्रेनें किससे चलती थी? घोड़ों से चलती थी। अर्थात तो यहाँ पे इसके अंदर हॉर्स को जोड़ा जाता था, उसकी सहायता से ये दो ट्रेनें चलती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और औद्योगिक क्रांति आई और सामान धीरे धीरे ढोने की क्षमताएं बढ़ने लगी, जिस कारण से घोड़ों की सहायता से ज्यादा भारी भरकम सामान नहीं ढोया जा रहा था, जिस कारण से 1825 में जो है जॉर्ज स्टीफंस ने सबसे पहली एक स्टीफन वो स्टीम वाली ट्रेन बनाया था। सबसे पहले कैसी ट्रेन बनाई गई? एक स्टीम ट्रेन बनाई गई था, भाप से चलने वाली ट्रेन बनाई गई। और बात किया जाए इसकी भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुंबई से ठाणे के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर यहाँ पे हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो ये जो थी केवल 34 किलोमीटर की उस पहली यात्रा ने पूरी दुनिया का व्यापार और इतिहास बदल दिया। अर्थात ये जो ट्रेन चल रही थी ये केवल 34 किलोमीटर का ही ये मुंबई से ठाणे का जो था रास्ता था, ये केवल 34 किलोमीटर का था। तो स्टार्टिंग में आप समझ सकते हैं कि पहले तो घोड़ों की सहायता से बैलगाड़ी थी, फिर धीरे धीरे जो है भाप की सहायता से बनाया गया। तो इस प्रकार से ट्रेन की जो है शुरुआत होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो रेलवे सिर्फ एक ट्रेन नहीं है। अर्थात जैसे कि हम लोग मानते हैं कि ट्रेन, तो ट्रेन के इसके पीछे बहुत सारा साइंस छिपा हुआ है। जैसे कि आम इंसान इसको क्या समझ लेते हैं, केवल एक ये ट्रेन है। तो ट्रेन ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हैं। जैसे कि आम इंसान को सिर्फ ट्रेन दिखती है, असल में यह एक विशाल एकीकृत नेटवर्क है। अगर एक भी हिस्सा इसका फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम रुक सकता है। अर्थात इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसके आधार पर ट्रेन चलती है। अगर हम बात करें इसके कुछ मुख्य घटक, जैसे कि सबसे पहला इसका एक घटक होता है ट्रैक्स। अगर इसके ट्रैक्स ही खराब हो जाए, जो जहां पे रेलवे अर्थात तो ट्रेन चलती है, तो भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा इसका फैक्टर आता है सिग्नल्स का। अगर ट्रेन को सही से सिग्नल ना दिए जाए तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ट्रेन सही से नहीं चलेंगी। वहीं पे फिर आता है इलेक्ट्रिक वायर्स, क्योंकि पहले की जो ट्रेनें थी स्टार्टिंग में वो तो भाप से चल रही थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंजन था, डीजल से चलने लगी। लेकिन आज के समय में जो है ट्रेनें वो किससे चलती है? इलेक्ट्रिक से चलते था, तो लाइट की सहायता से चलती है। इसलिए यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिक वायर्स का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे बात होती है कंट्रोल रूम्स की। अगर कंट्रोल रूम्स यहाँ पे अच्छे से नहीं बनेगा तो भी ये काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद हजारों इसके अंदर कर्मचारी भी काम करते था। कंट्रोल रूम्स के अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, जिस कारण से एक ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुचारू रूप से भेजा जा सकता है। अर्थात यहाँ पे अगर इसमें एक भी चीज फेल हो जाए, चाहे वो ट्रैक खराब हो जाए या सिग्नल खराब हो जाए या लाइट की यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए या यहाँ पे कंट्रोल रूम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। अर्थात जो ट्रेन को चलाने के लिए बहुत सारे इसके घटक हैं, जैसे कि ट्रैक्स हो गया, सिग्नल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंट्रोल रूम हो गया, और इस प्रकार से बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी एक ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पे सही से पहुंच सकती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पहिए जो होते हैं इसका क्या रहस्य होता है, ये पहियों की डिजाइन क्या होती है। अगर पहिए बात किया जाए, क्योंकि ये पहिए आपने देखा होगा कि इस प्रकार का ट्रैक होते हैं दो, इसी के ऊपर ये जो होते हैं पहिए, इस पे कंटिन्यू ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन ये कभी गिरते नहीं नीचे हैं। तो इसमें गिरने का क्या कारण होता है जिस कारण से नहीं गिरते हैं? तो मुख्य यहाँ पे क्या होता है, फ्लैज होते हैं। फ्लैज क्या होते हैं अगर यहाँ पे देखा जाए,
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन के पहिए पूरी तरह सपाट या फ्लैट नहीं होते हैं। अर्थात अगर आपने पहिए कभी देखे होंगे ट्रेन के तो इस प्रकार से बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं। वो थोड़ा-सा क्या होता है पहिए में अंदरूनी किनारे पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। आप देखेंगे एक साइड में इस प्रकार का क्या होता है उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे फ्लैज कहते हैं। जब ट्रेन हिलती है तो यह फ्लैज पटरी से टकराकर उसे वापस ट्रैक पर ले आता था। पटरी अर्थात ट्रेन अगर किनारे की तरफ भागना भी चाहती है तो ये फ्लैश क्या करते हैं उसको पुनः जो होता है उस पटरी के ऊपर ही रखते हैं। तो अर्थात क्या होता है एक फ्लैश जो होता है इधर से होता है एक इधर से होता है और ये बीच में ट्रैक होता है। इसी पर क्या करती है ट्रेन लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये छोटा सा इंजीनियरिंग डिजाइन जो है जो कि यहाँ पे पहिए का छोटा सा डिजाइन किया गया है ये ट्रेन को जो है पटरी से उतरने से बचाता है। आप सोचो बस इंजीनियरों ने थोड़ा सा संशोधन किया अर्थात यहाँ पे क्या किया बस एक तरफ इसको उठा दिया गया जिस कारण से ट्रेन कभी भी अपने पटरियों से नहीं उतरती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं बिना स्टीयरिंग के कैसे मुड़ती है ट्रेन। देखो आपने देखा होगा कि ट्रेन एक ऐसी गाड़ी होती है जहां पे कोई भी स्टीयरिंग नहीं होती जैसे कि आपने चार पहिए में देखा होगा ट्रक्स में देखा होगा आपने बाइक में भी स्टीयरिंग देखा होगा लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेन के अंदर कोई भी स्टीयरिंग नहीं होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब स्टीयरिंग नहीं होती है तो ट्रेन मोड़ी कैसे जाती है। देखो इसका मुख्य अगर सिद्धांत बात करें तो इसके जो शंकक और पहिए होते हैं आप देखेंगे ये जो पहिए होते हैं ये क्या होते हैं शंकु शंकु का मतलब होता है एक प्रकार चौड़ा होना दूसरे प्रकार दूसरी तरफ सकरा होना इसे क्या कहा था शंकक और कहा जाता है। तो ड्राइवर के पास कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है लेकिन पहिए का आकार शंकु जैसा होने के कारण अंदर से बड़ा होता है और बाहर से छोटा होता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और रियल में आप ट्रेन के पहिए अर्थात जब ट्रेन खड़ी हो कोई तो भी आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। तो मोड़ पर क्या होता है एक पहिया ज्यादा दूरी तय करता है और दूसरा क्या करता है कम तय करता था। इस प्रकार से ये बड़ा व्यास होता है और यहाँ पे छोटा तो ये ज्यादा दूरी तय करता है ये दूरी तय कम करता है जिस कारण से क्या होते ट्रेन आसानी से मुड़ जाती है। तो यह सेल्फ सेटरिंग मैकेनिज्म को ट्रेन को अपने आप ट्रैक के बीच में रखता है। तो इस प्रकार से ड्राइवर के यहाँ पे नियंत्रण कैसे होता है जैसे कि गति का ब्रेक का तो ब्रेक लगाता है इसी प्रकार से ट्रैक का भी नियंत्रण दिशा के द्वारा स्टीयरिंग के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि खतरनाक मोड़ पर ट्रेन पर पलटती क्यों नहीं अर्थात आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे खतरनाक मोड़ होते हैं फिर भी वहां पे ट्रेनें जो होती पलटती क्यों नहीं। जैसे कि आप देखेंगे राइडर लोग जो होते हैं इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे जब मोड़ होती है तो वहां पे हम लोग जो बाइक को मोड़ते हैं तो एक तरफ झुक जाते हैं लेकिन ट्रेन में ऐसा क्या होता है कि ये कैसे संतुलित होती है। तो यहाँ पे ट्रेन को अगर मान लो इस प्रकार का अगर कोई यहाँ पे ट्रैक है कैसा है ट्रैक इस प्रकार से सपोज करो ये ट्रैक है। अब ये ट्रेन अगर इधर से सपोज करो आ रही होगी तो ये ट्रेन यहाँ पे आएगी तो ये ट्रेन सीधे निकल जाने की कोशिश करेगी लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये ट्रैक थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है ये ट्रैक ऊपर कर दिया जाता है जिस कारण से यहाँ पे अपकेंद्र बल एक बाहर की तरफ लगता है जिससे ट्रेन बाहर जाना चाहती है लेकिन ये इधर का नीचे पार्ट होने के गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ पे लगता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर भार है किसी वस्तु के अंदर था उसका अगर कोई भी मास है तो उस पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ खींचते रहती है तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे काम करता है जिस कारण से ये ट्रेन यहाँ पे संतुलित हो जाती है अर्थात गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे काम करता है यहाँ पे काम करता है तो यहाँ पे एक फिक्स एंगल रखा जाता है जिस कारण से ट्रेन बाहर नहीं जाती है। अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे जो अपकेंद्री बल होता है ट्रेन को बाहर की तरफ ढकलता है। अभी हमने बात की यहाँ पे जो अपकेंद्र बल होता है वो ट्रेन को बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है लेकिन इससे बचने के लिए कार पर बाहरी पटरी को थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने रोड को भी देखा होगा जहां पे रोड मुड़ी होती है वहां पे एक तरफ की रोड को क्या है थोड़ा सा उठा दिया जाता है और एक तरफ का पार्ट नीचे गिरा दिया जाता है और ट्रेन हल्की सी झुक जाती है जिससे सभी फोर्स यहाँ पे क्या होते हैं बैलेंस हो जाते हैं। तो रोचक तथ्य यह है कि अगर बाहरी पटरी ऊंची ना हो तो तेज रफ्तार में ट्रेन क्या होती है पलट जाएगी अर्थात अगर एक तरफ का ऊंचा पार्ट ना किया जाए तो ट्रेन जो है तुरंत यहाँ पे पलट जाएगी मोड़ पे आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं इतनी पतली पटरियां जो होती 1000 से ज्यादा टन का वजन कैसे उठा लेती हैं। अर्थात ये देख सकते हैं ये इतनी पतली पतली पटरियां होती हैं तो ये 1000 टन से ज्यादा कैसे वजन उठा लेती हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं।
तो इसके मुख्य अगर सिद्धांत की बात करें तो वजन का यहाँ पे बंटवारा होता है। देखो पूरा वजन जो होता है सिर्फ रेल पटरियों पर नहीं होता है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो रेल की पटरियां होती हैं पूरा वजन इनके ऊपर ही नहीं होता है। यहाँ पे जो होते हैं स्प्लीप जो होते हैं यहाँ पे स्लीपर्स का भी प्रयोग किया जाता है। स्लीपर्स क्या होते हैं? सेल्स को सही दूरी पर मजबूती से जकड़ कर रखते हैं। ये जो यहाँ पे स्लीप आप देख सकते हैं जो इस प्रकार से सीमेंट के बने होते हैं, इन्हें क्या कहता है? स्लीपर्स। तो स्लीपर्स सही दूरी पर मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। वहीं पे गिट्टी जो होती है, नुकीले पत्थर ट्रेन के भयानक वाइब्रेशन को सूंघ लेते हैं। अगर ये गिट्टी जो होती है ना डाली जाए, आपने सोचा होगा कि रेलवे पे गिट्टियां ही क्यों डाले जाते हैं, तो ये गिट्टी क्या करती है? ट्रेन के वाइब्रेशन को सोखने का काम करती है। इस कारण से ट्रेन भयानक वाइब्रेशन को क्या कहता है? यहाँ पे सोख लिया जाता है। यह पूरा जो होता है लेयर सिस्टम जो होता है भारी वजन को सुरक्षित रूप से जमीन पर फैला देता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? ये जो वजन यहाँ पे होता है, गिट्टियां पड़ी होती है, इस प्रकार से ट्रेन का जो भारी भरकम वजनता होती है वो पूरा यहाँ पे पृथ्वी पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि ट्रेन आपस में टकराती क्यों नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो ट्रेन क्यों नहीं टकराती अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे देखो मुख्य सिद्धांत ब्लॉक सिस्टम का होता है। देखो ब्लॉक सिस्टम जैसे कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 इस प्रकार से। तो सिग्नल सिर्फ बत्तियां नहीं रेलवे का दिमाग होता है। आपने सोचा होगा कि ये नीली पीली लाइटें जो लगी होती हैं ये केवल सिग्नल है, ऐसा नहीं। ये सिग्नल नहीं, ये रेलवे का एक दिमाग होता है। जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है रेलवे ट्रैक का छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटा होता है। सख्त यहाँ पे नियम होता है कि एक ब्लॉक में एक समय पर सिर्फ एक ही ट्रेन रह सकती है। अर्थात जैसे कि ये एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक बना है तो इस ब्लॉक में केवल एक ही ट्रेन रह सकती है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेन ब्लॉक में दो ट्रेन आ जाए। इसी प्रकार से ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 बहुत सारे डिवाइड किए जाते हैं। जैसे ही ट्रैक खाली होता है पीछे का सिग्नल ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाता है। अर्थात तो जैसे कि यहाँ पे ट्रेन अभी आ रही तो यहाँ पे रेड सिग्नल यहाँ पे है। जैसे ये ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी ये क्या होगा? सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ग्रीन का मतलब होता है इस ब्लॉक के अंदर इस समय कोई भी जो यहाँ पे ट्रेन उपलब्ध नहीं है। अर्थात तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर जब भी कभी रेड वाला जब सिग्नल दिखाई देता है इसका मतलब ब्लॉक में ट्रेन मौजूद है। जब रेड जलता है इसका मतलब ब्लॉक में ट्रेन मौजूद है। अगर येलो कलर होता है तो अगला ब्लॉक लाल है। अर्थात सावधानी, अगला जो है ब्लॉक लाल है। इसका मतलब देखो येलो वाला का मतलब है कि अगर यहाँ पे येलो जैसे जल रहा है इसका मतलब अगला वाला क्या है? लाल है, अर्थात अगले वाले में ट्रेन है। कहने का मतलब यहाँ पे तो नहीं है ट्रेन लेकिन अगले वाले में ट्रेन है। जैसे यहाँ पे ग्रीन हो जाता है इसका मतलब आगे का ब्लॉक खाली है। जैसे कि यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, यहाँ पे अगर ट्रेन होगी, अगर मान लो यहाँ पे ट्रेन है तो रेड ये सिग्नल दिखाई देगा। जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तो ये वाला येलो हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। इसके बाद जब ट्रेन यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगी तो अब क्या होगा? ये वाला हमारा ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब आगे का ब्लॉक में आप ट्रेन थर्ड वाले ब्लॉक में पहुंची है, ये पास वाला ब्लॉक बिल्कुल इसका ओपन हो चुका है। तो आज शायद आप यहाँ पे जरूर समझ चुके होंगे कि ये ग्रीन हरे लाइटें क्या होती हैं, येलो लाइट क्या होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि ट्रेन को ऊर्जा कहां से मिलती है। भाई अभी तक ट्रेन तो हमने देख लिया लेकिन ट्रेन चलती एक्चुअल में कैसे, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो ट्रेन के चलने का पहला जो पुराना सिस्टम था वो बैल अर्थात जिसमें घोड़े मचाए जाते थे, फिर उसको कोयले से चलाया गया, फिर उसको जो है डीजल से चलाया गया। लेकिन आज के समय में जो ट्रेनें चलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन ऊपर लगे तार, आपने देखा होगा इस प्रकार से तार लगे होते हैं, से जो होता है पैंटोग्राफ बिजली खींचकर मोटर्स को देता है। ये यहाँ पे लगा होता है पैंटोग्राफ, ये क्या करता है? लाइट को खींचकर मोटर्स को देता है। डीजल का सिक्योर होता है, डीजल इंजन सीधे पहिए नहीं घुमाता है। क्या होता है? डीजल अगर यहाँ पे बात किया जाए तो डीजल जो होता है, इंजन जो होते हैं वो सीधे पहिए नहीं घुमाते, लेकिन डीजल जलकर जनरेटर चलाता है, बिजली बनती है और इलेक्ट्रिक मोटर पहिए घुमाते हैं। वहीं पे बात करें रोचक तथ्य तो डीजल जो था वो लोकोमोटिव भी अंदर से इलेक्ट्रिक ट्रेन ही था। अर्थात आप समझेंगे
जो डीजल इंजन, अभी तक आपने सोचा होगा कि क्या इंजन, जो डीजल इंजन था वो डायरेक्ट पहियों को घुमाता था? बिल्कुल नहीं घुमाता था। उसमें भी क्या था, ये जो डीजल इंजन होता था, ये इंजन जैसे मान लो डीजल इंजन लगा होता था, तो यहाँ पे क्या था, ये एक जनरेटर यहाँ पे बड़ा भारी लगा होता था, ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता था। ये इलेक्ट्रिक जनरेट करने के बाद यहाँ पे पहियों में लगे होते थे मोटर। इन मोटरों को ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से घुमाया जाता था। बस अब ये फर्क ये हो गया कि यहाँ पे डायरेक्ट इन्हीं पहियों को घुमाने के लिए इस लाइट का यूज किया गया है। तो आपने अभी तक तो सोचा होगा कि जो हमारी पुरानी ट्रेनें जो डीजल से चलती थी, वो लाइट से नहीं चलती थी, लेकिन देखा जाए तो उसमें दो पार्ट थे। पहले इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता था, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे पहियों में मोटर लगे होते थे, वो इन मोटरों को रोटेट करते थे। लेकिन आज की ट्रेनों में क्या है, ये जो यहाँ का पूरा सिस्टम है, इंजन और मोटर लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला, इन दोनों पार्टों को हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो मोटर यहाँ पे लगे होते हैं, इनको डायरेक्ट जो होता है लाइट दी जाती है, जिससे डायरेक्ट इसको घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे बात करते हैं कि स्टील के पहिए फिसलते क्यों नहीं है, अर्थात पहिए तो यहाँ पे होते हैं, आप देखेंगे तो ये पहिए फिसलते क्यों नहीं, आपने कभी सोचा है? तो मुख्य यहाँ पे सिद्धांत की बात करें, घर्षण और रेत की। देखो, कार के टायर जो होते हैं वो रबर के होते हैं, लेकिन ट्रेन के पहिए तो स्टील के होते हैं। अर्थात हमारे कार के, हमारे बाइक के पहिए तो होते हैं रबर के, लेकिन ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो स्टील के होते हैं, और पटरी भी स्टील की होती है। तो ये आपस में एक दूसरे से फिसलते क्यों नहीं है? देखो, स्टील पर जो होता है घर्षण बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रेन है, इस पे ये पटरी है और ये पहिया, इन दोनों में घर्षण बहुत कम होता है। तो कम ईंधन में बहुत भारी ट्रेन आसानी से आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर रेत का उपयोग क्यों किया जाता है, अगर इस पे बात करें तो बारिश या पत्तों की जगह से ट्रैक फिसलने पर ट्रेन पहिए के ठीक आगे रेत डालती है, ताकि ग्रिप बन सके। इस प्रकार से जो कहीं कहीं पर जो इसमें रेत भी डालने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब बात करते हैं लास्ट में कि भविष्य की उड़ान, अर्थात मैगलेव और एआई की बात किया जाए। देखो, स्टीम इंजन के जो थे धुएं, धुएं से शुरू हुआ था सफर, आज एआई और मैग्नेटिक ट्रेस के तक पहुंच चुका है। था शुरुआत में देखा जाए तो ये पहले क्या था, धुएं से ट्रेनें चल रही थी, फिर हाई स्पीड आने लगी। अब भविष्य की जो है मैगलेव अर्थात एआई ट्रेन आने वाली है। भविष्य में ट्रेनें पटरियों को छुए बिना चुंबकीय क्षेत्र के सहारे हवा में तैरते हुए चलेंगे। अर्थात तो अभी तक आपने देखा जो पटरियों पे चलती हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी ट्रेनें आने वाली हैं जो कि केवल पटरियों को बिना छुए ऊपर ऊपर उड़ते हुए चलेंगी। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, लेकिन रेलवे दुनिया को जोड़ने का सबसे महान आविष्कार रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी मालूम हो कि ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन के पीछे कौन कौन से साइंटिफिक तरीके छिपे होते हैं। हम किसी नए वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।